अच्छा जी बेटा, एएस की हमारी ये फर्स्ट क्लास है। ठीक है। ये जो इंशाल्लाह हमारा कोर्स चलेगा ये फॉर मई जून चलेगा। एक लेंदी कोर्स है इंशाल्लाह हमारा, तो इसमें हमें काफ़ी टाइम मिल जाएगा पास पेपर्स करने के, टॉपिकल पास पेपर्स देखने के, क्यूरी सेशन टेस्ट वगैरह इंशाल्लाह दबा के चीज़ें होंगी हमारी। तो ए लेवल का पहले ज़रा पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। हमारा एएस का जो पेपर है उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक को, अपनी क्लास को फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे। अच्छा बेटा देखो, जो पेपर वन आपके पास आता है, पेपर वन बहुत सिंपल है। एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है। 30 एमसीक्यूज होते हैं, 30 मार्क का पेपर होता है। और बेटा ये 1 घंटे का पेपर है। 1 घंटे के पेपर का मतलब ये है कि आपको मैक्सिमम 2 मिनट देने हैं एक एमसीक्यू को। ठीक है, 60 मिनट का पेपर है, 30 एमसीक्यूज हैं। तो आपने 2 मिनट से ज्यादा अपने किसी भी एमसीक्यू को नहीं देना। सही है। सर इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? बेटा इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग को, जो रजिस्टर्ड बच्चे होंगे, जो हो जाएंगे या जो करवा चुके हैं, उनको पोर्टल पे एक्सेस मिलेगा। और पोर्टल पे एक बुक है जिसका नाम है पेपर वन टॉपिकल। ठीक है। पेपर वन टॉपिकल में बेटा 1000+ एमसीक्यूज है। हर टॉपिक के एक एमसीक्यू बने हुए हैं, 25, 30, 40 एमसीक्यूज आपके पेपर के रिलेटेड आए हुए हैं, कई कोई में 100 100 भी हैं। तो बेटा इसमें 1000+ एमसीक्यूज हैं। 1000+ एमसीक्यूज का मतलब ये है कि अगर आप बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ हर टॉपिक एंड होने के बाद वो एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे बैठ के, तो आपके 1000 एमसीक्यूज आराम से हो जाएंगे। सही है। बेटा एमसीक्यूज रिपीट होते हैं। यार 1000 में से 10 एमसीक्यूज तो रिपीट होंगे, 10 कुछ भी नहीं होता। 1% या 0.1% होता है, कुछ भी नहीं है 10। 30 मार्क का पेपर है, अगर 10 एमसीक्यूज रिपीट हो गए, 10 मार्क तो सीधे सीधे प्लेट में आ गए ना आपके। आपको तो रिमेनिंग फिर 20 मार्क में मेहनत करनी है। ठीक है। और एमसीक्यू एक ऐसा पेपर है, इसको बच्चे बहुत हल्का लेते हैं। देखो एमसीक्यू ऐसा पेपर है कि आपके डी ग्रेड को वो बी या ए में कन्वर्ट कर सकता है। अगर आपके एमसीक्यूज में 30 में से 30 मार्क आ गए, तो बेटा ए तो पक्का है आपका, वो तो फिर हट ही नहीं सकता। सही है। तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है। और उसके लिए मैंने आपको बुक बता दी है, पेपर वन टॉपिकल, जो आपको पोर्टल पे अवेलेबल होगी। अच्छा, अब बच्चे कुछ 2 3 गलतियां करते हैं। ये 2 3 गलतियां मैं जरा आपको बता दूं। बेटा पहली सबसे बड़ी गलती जो एमसीक्यूज में बच्चा करता है ना, वो ये है, सर मुझे एमसीक्यू समझ नहीं आया तो मैं छोड़ गया। मतलब बेटा आप खुद सोचो, हर एमसीक्यू में आपके पास चार हैं, पार्ट ए बी सी डी, चार ऑप्शंस हैं। चार ऑप्शन का मतलब ये है कि 25% चांस है कि कोई भी एमसीक्यू करेक्ट हो सकता है आपका। तो बेटा अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो कुछ भी मार्क करके आ जाओ। 25% चांस तो है ना कि आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आप लोग फ्री के मार्क्स छोड़ के आ जाते। तो बेटा ये मार्क छोड़ने वाली जो हरकत है बहुत बुरी है। एमसीक्यू कभी भी खाली नहीं छोड़ना। दूसरा मसला क्या है, बच्चे बैठ जाते हैं, एक एमसीक्यू के ऊपर फंस जाते हैं, और फिर बैठ के इस्तिखारे निकालना शुरू हो जाते हैं, चांद तारों का हिसाब निकालना शुरू हो जाते हैं कि यार ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। भाई आपने 2 मिनट देने हैं। आपको नहीं समझ आ रहा, आप छोड़ के आगे बढ़े। जब आपका पेपर हो जाए आप वापस आ जाओ उस क्वेश्चन। लेकिन आप दूसरों को क्यों सेक्रीफाइस कर रहे हो जहां पर आप मार्क्स गेन कर सकते हो? समझे? तो बेटा टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होती है एमसीक्यूज में। और जो ये मामलात होते हैं बहुत जरूरी, प्रॉपर तरीके से बेटा आपको चीजों को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है। ये आपका पेपर वन है, सीधा सीधा। अगर मैं बात करूं बेटा पेपर टू की, पेपर टू में आपके पास दो सेक्शंस आते हैं। पेपर टू में आपके पास तीन आते हैं, सॉरी, अकॉर्डिंग टू न्यू पेपर पैटर्न 2023 में चेंज हो गया था। 3 सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए बी और सी। बेटा सेक्शन ए जो आपका होता है ना, ये कंपलसरी सेक्शन है, ये आपने करना ही करना है, ये आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, कंपलसरी है। इसमें होता क्या है, इसमें एक डेटा रिस्पॉन्स आता है, इसमें एक केस स्टडी आती है, और उस केस स्टडी को देखते हुए आपने अपने आंसर्स को कंस्ट्रक्ट करना पड़ रहा होता है। ठीक है। ये कितने मार्क का होता है बेटा? ये 20 मार्क का होता है। सही है। पार्ट ए बी सी डी ई एफ जी करके इसके अंदर क्वेश्चंस आ सकते हैं, 20 मार्क का सवाल आता है। लॉन्ग केस होता है, 1.5 से 2 पेज का। उसमें इकोनॉमी की पूरी कुंडली लिखी हुई है कि भाई इकोनॉमी में ये हालात चल रहे हैं, ये मसले मसाइल चल रहे हैं, ये मामलात हैं, ये इश्यूज हैं, ये सारी चीजें। तो आपको उसके हिसाब से ही आंसर लिखना है। तो सेक्शन ए इज अ कंपलसरी सेक्शन, ये आप लोग नहीं छोड़ सकते, ये आपने करना ही करना है। ठीक है। उसके बाद बेटा बात करते हैं सेक्शन बी और सेक्शन सी की। अच्छा, सेक्शन बी और सेक्शन सी में क्या डिफरेंस है? कि सेक्शन बी आपका माइक्रो में से आता है, ठीक है, और सेक्शन सी आपका मैक्रो में से आता है।
आपके पास दो क्वेश्चन आएंगे, आपको एक अटेम्प्ट करना है, यानी कि एक क्वेश्चन की आपके पास चॉइस। सही। और ये दोनों सवाल 20-20 मार्क के होते हैं। और इन दोनों सवालों में दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है बेटा 8 मार्क का होता है, और पार्ट बी जो होता है वो 12 मार्क का होता है। ठीक है। पार्ट ए होता है 8 मार्क का, और पार्ट बी जो होता है वो 12 मार्क का होता है। अब अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि यार देखो, एक बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आप नेटफ्लिक्स खोलते हो, आप कोई सीरीज लगाते हो, और आप जो है वो उसके फर्स्ट 2 एपिसोड्स देखते हैं, अगर तो वो फर्स्ट 2 एपिसोड्स इंगेजिंग हैं तो आप सीरीज को कंटिन्यू करते हो। अगर वो इंगेजिंग नहीं है, अगर वो मजे के नहीं हैं, तो आप वो नहीं देखते सीरीज। ऐसा ही है बेटा। इसी तरीके से आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है ना आंसर का, वो अगर इंगेजिंग है तो एग्जामिनर आंसर पढ़ेगा, मार्क देगा। अगर वो इंगेजिंग नहीं है, बुलशिट है, तो एग्जामिनर उसको रीड ही नहीं करेगा और आपको 0 मार्क दे के पर्चा हाथ में पकड़ा देगा। ये रियलिटी बता रहा हूं, ये सब लोग नहीं बताएंगे आपको। आप खुद सोचो, मिलियंस मिलियन बच्चे जो हैं वो पेपर दे रहे हैं, और एग्जामिनर के पास चेक करने के 2 महीने, तो उसके पास कुछ मिनट होते हैं जिसमें वो आपका आंसर चेक करता है। अगर आपका आंसर इंगेजिंग नहीं है, अगर आपका आंसर शुरू में ही बेकार लगा, तो एग्जामिनर विल गेट योर आंसर प्रिंटेड एंड यूज इट टू वाइप हिज एस। सीधी सी बात है। वो आपके आंसर को चेक नहीं करेगा, आपको मार्क्स नहीं देगा। समझे? तो अपने आंसर्स को इंगेजिंग बनाना है हमने। कैसे बनाएंगे? जब इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तब चीजों को हम लोग समझ रहे होंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बेटा, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है? 45 मिनट आप सेक्शन बी को देंगे, 45 मिनट आप सेक्शन सी को देंगे, 30 मिनट आप सेक्शन ए को देंगे। सही है। और कभी भी आप अपना पेपर 2 सेक्शन ए से स्टार्ट नहीं करोगे। आप हमेशा अपना पेपर सेक्शन बी या सेक्शन सी से स्टार्ट करेंगे। पहले आप ये दो सेक्शन करेंगे, उसके बाद आप ये करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, ये होते डायरेक्ट क्वेश्चंस। इसके लिए आपकी मेमोरी, आपका माइंड फ्रेश होना जरूरी है। सेक्शन ए में तो आप डेटा रिस्पॉन्स पढ़ोगे तो आपको फिर थोड़ी बहुत नॉलेज आना शुरू हो जाती है, बातें जहन में आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले आप इससे स्टार्ट करेंगे, फिर आप इस पे जाएंगे। अब आए जरा पार्ट ए और पार्ट बी अटेम्प्ट कैसे करते हैं। देखिए, एग्जामिनर ने आपके आंसर्स को ना कुछ बेंचमार्क्स में तोड़ा हुआ है। वो बेंचमार्क्स क्या है? AO1, AO2 और AO3। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3। ये क्या होता है? ये क्राइटेरिया होता है एग्जामिनर के चेक करने का। 8 मार्क वाले आंसर में AO1 कितने मार्क की होती है? 3 मार्क की। और AO1 में क्या बातें आती है? नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, बेसिक डेफिनेशंस बताना, बेसिक बातें बताना, बेसिक इंफॉर्मेशन देना, बुकिश बातें बताना। ये क्या है? AO1 नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर आप 10 पेज की सिर्फ और सिर्फ नॉलेज दे के आ गए ना, आपको 3 मार्क्स ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो बेटा, हमने जरा स्मार्ट वर्क करना है, देखना है एग्जामिनर चेक कैसे करता है। फिर आप आ जाए एनालिसिस पे। एनालिसिस एंड एप्लीकेशन। एनालिसिस का मतलब होता है अपने आंसर को, और एप्लीकेशन का इसका मतलब है कि अपने आंसर को क्वेश्चन के साथ लिंक करना, क्वेश्चन के साथ मिलाना, जो बात वो पूछ रहा है उसी की बात करना, कोई उल्टी इंफॉर्मेशन ना देना। इसको हम लोग कहते हैं असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2। इसके भी कितने मार्क्स होते हैं? 3 मार्क्स होते हैं। फिर आता है आपके पास असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3। ये होती है आपकी इवैल्यूएशन। 2 मार्क की इवैल्यूएशन होती है 8 मार्क में। इवैल्यूएशन का मतलब कि यार आपके हिसाब से क्या चीज है, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, या क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है आपको उस हिसाब से बताना होता है। यूजुअली इवैल्यूएशन में कुछ बातें होती हैं जिनको आप अक्सर पॉइंट आउट कर सकते हैं, जैसे कि टाइम पीरियड, कि डिपेंड्स अपॉन शॉर्ट रन या लॉन्ग रन, या इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड। ये क्या होती है इंशाल्लाह आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये चीजें आप अपने इवैल्यूएशन में ऐड ऑन कर सकते हो। सही है। अब आओ 12 मार्क में। 8 मार्क कंपैरेटिवली इजी है, 12 मार्क थोड़ा सा ट्रिकी है। इसके ऊपर जरा गौर से सुनना। देखो, 12 मार्क जो होता है वो डिस्कस बेस्ड क्वेश्चन होता है। यहां पर AO1 और AO2 के 8 मार्क्स होते हैं, और AO3 जो आपकी इवैल्यूएशन है, इसके एग्जामिनर ने 4 मार्क अलग से रखे हुए हैं।
ठीक है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। भाई मैं कहता हूँ कि लेट से मेरे पास दो लड़के हैं, एक अब्दुल राफे है और एक अनस है फॉर एग्जाम्पल। मैं चाहता हूं कि मैंने अपनी क्रिकेट टीम मेरी बनी हुई है, मैं चाहता हूं कि मैं इन दोनों में से किसी एक को कैप्टन बनाऊं। तो डिस्कस बेस्ड क्वेश्चन आया 12 मार्क का कि भाई डिस्कस करें कि अब्दुल राफे को कैप्टन बनाना चाहिए कि अनस को कैप्टन बनाना चाहिए। ये सवाल चल रहा है। अब देखो, 12 मार्क में ना बच्चा सबसे बड़ी गलती क्या करता है कि जो उसने बुक से रट्टे मारे हुए हैं, जो नोट से रट्टे मारे हुए हैं, वही चीज 12 मार्क में लिख के आ जाता है। कभी भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि 12 मार्क है डिस्कस बेस्ड क्वेश्चन। 12 मार्क में आपको बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स बताने होते हैं। अब लेट से मैंने क्रिकेट का कैप्टन बनाना है, अनस है और अब्दुल राफे, दो ऑप्शंस मेरे पास है। अभी मेरे पास चल रहा है AO1 और AO2। एग्जामिनर ने AO1 और AO2 दोनों के लिए 8 मार्क अलग कर दिए। उसने कोई ये नहीं बताया कि मैं इतने मार्क नॉलेज को दूंगा, इतने मार्क एनालिसिस को दूंगा, बट ये मेरी जजमेंट के हिसाब से है कि 2 मार्क एग्जामिनर नॉलेज को देता है और 6 मार्क एनालिसिस को देता है, बट जरूरी नहीं। एग्जामिनर ने 8 मार्क पूरे अलग कर दिए इसके। मैं क्या करूंगा, 12 मार्क में मैं स्टार्ट करूंगा, पहले बताऊंगा अनस के बारे में, अनस के बेनिफिट्स और अनस के ड्रॉबैक्स। बात को समझना, अनस के बेनिफिट्स, अनस के ड्रॉबैक्स। ठीक है, एक कहानी साइड हो गई। फिर मैं बताऊंगा अब्दुल राफे के बेनिफिट्स, अब्दुल राफे के ड्रॉबैक्स। बात को समझो, अनस के बेनिफिट, अनस के ड्रॉबैक, अब्दुल राफे के बेनिफिट, अब्दुल राफे के ड्रॉबैक। यहां पर मेरा 8 मार्क पूरा हो गया। समझे? मैंने इंडिविजुअली दोनों के बारे में बताया। सही है, यहां पे मेरा 8 मार्क हो गया पूरा। अब इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन में मुझे दोनों की लड़ाई करवानी है। इवैल्यूएशन में मुझे दोनों को कंपेयर करवाना है। इवैल्यूएशन में मुझे बताना है कि ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं जहां पर अनस इज बेटर देन अब्दुल राफे, और कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पर अब्दुल राफे इज बेटर देन अनस। मैंने इससे पहले दोनों का कंपैरिजन नहीं किया था। मैंने इससे पहले AO1 और AO2 में दोनों को कंपेयर नहीं किया, अलग बेनिफिट अलग ड्रॉबैक, इंडिविजुअल रह के। इवैल्यूएशन में दोनों को कंपेयर करूंगा, इवैल्यूएशन में दोनों की लड़ाई करवाऊंगा, फिर मैं अपनी जजमेंट दूंगा कि यार मेरे हिसाब से अनस को कैप्टन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, रीजन दो। यार मेरे हिसाब से अब्दुल राफे को कैप्टन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, रीजन दो। बात समझे? तो बेटा इस तरीके से 12 मार्क का आंसर लिखा जाता है। बच्चा गलती क्या करता है, डायग्राम बनाई, डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया, चल भाई समझ, वो समझता है कि 12 मार्क हो गए पूरे। कभी भी नहीं होंगे ऐसे, कभी भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। 12 मार्क हमेशा याद रखो, कंपैरिजन के बेसिस पे जजमेंट दी जाती है। 12 मार्क में हमेशा कंपेयर किया जाता है, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स पे फोकस किया जाता है। बच्चा पूछा सर कितने बेनिफिट कितने ड्रॉबैक लिखें। बेटा दो बेनिफिट अनस के, दो ड्रॉबैक अनस के। दो बेनिफिट अब्दुल राफे के, दो ड्रॉबैक अब्दुल राफे के। मोर देन इनफ, 8 मार्क पूरे हो गए, चलो। मोर देन इनफ। 4 मार्क कंपेयर करने के, अब्दुल राफे अनस से यहां बेहतर है, अनस अब्दुल राफे से यहां बेहतर है, मेरे हिसाब से इसको कैप्टन होना चाहिए। 4 मार्क इसके हो जाते। कोई मसले वाली बात, बेटा एक्टिव रहना है, एक्टिव रहना है। क्लास में थम्स अप मुझे भेजते रहो, चैट बॉक्स में मुझसे बात करते रहो। मेरे नाम पे टैप करेंगे, चैट बॉक्स खुल जाएगा। कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, मैं रुका हुआ हूं। बेटा लेवल जो होता है ना, लेवल ये आपका बेंचमार्क होता है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बेंचमार्क होता है। भाई जिस तरह यहाँ पर हमारा जो 8 मार्क है वो 3 लेवल्स में है। अगर तो आपका आंसर कंप्लीट बुलशिट है, 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। अगर आप एक बेनिफिट कुछ बताते हो या बड़ा वीक आंसर है तो आपको 1 से 2 मार्क मिलते हैं। अगर अच्छा आंसर है, बेहतर आंसर है, बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स आपने अच्छे लिखे हुए हैं, तो आपको 3 से 6 मार्क मिलते हैं। अगर आप एग्जामिनर का पूरा क्राइटेरिया मीट कर जाते हो, हेल्दी डिस्कशन करते हो, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स बताते हो, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि दो दो मोर देन इनफ है, तो आपका आंसर यहां पे लाया करता है। 6 से 8 की रेंज है।
इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर 6 भी दे सकता है, 7 भी दे सकता है, 8 भी दे सकता है। आपका आंसर पे लेवल 3 की रेंज में आ जाता है। इसी तरीके से इवैल्यूएशन है। अगर आप इवैल्यूएशन खाली छोड़ देते हो या आप बिल्कुल ही बेकार लिखते हो तो लेवल 0 है, फिर तो आपको कोई मार्क ही नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर तो 0 मार्क्स है। अच्छा, अगर आप हल्की फुल्की डिबेट करते हो बट आप अपनी जजमेंट नहीं दे पाते कि यार मेरे हिसाब से अनस को कैप्टन होना चाहिए कि राफे को, तब आप लेवल 1 में आएंगे, आपको 1 या 2 मार्क मिलेंगे। अगर आप प्रॉपर जजमेंट देते हैं, प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं, तो आप किधर आ जाएंगे, लेवल 2 में। तो ये कहानी होती है। सर आई टुक इकोनॉमिक्स इन ओ लेवल एंड आई वाज फुली साइंस इन एएस, आई एम लर्निंग टू टेक फिजिक्स केमिस्ट्री। यार आप ना मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना, मैं आपसे व्हाट्सएप पे बात करता हूँ, ठीक है? अभी क्लास लो, फिर व्हाट्सएप पे मुझसे बात करना। समझ गए बेटा? गेम आपकी पूरी क्लियर हो गई है? आ जाए हम लोग अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स में आप लोग कहाँ पर हारते हो, कहाँ पर आप गिरोगे, जब आप डायग्राम के रट्टे लगाना शुरू हो जाओगे। जिस दिन आपने डायग्राम के रट्टे लगाए उस दिन आप गए, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। डायग्राम्स हमेशा लॉजिकली समझ के बनाई जाती हैं। मैं जब भी बच्चों से बात करता हूँ ना, मैं उनसे पूछता हूँ कि यार आपको इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या लगता है। 90% बच्चा बोलता है सर डायग्राम, हमें डायग्राम याद नहीं होती। और भाई डायग्राम याद करने का काम ही नहीं है। डायग्राम तो समझी जाती है, याद थोड़ी की जाती है। और उसको समझ के चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, मैं यहां पर आपको एक चीज समझाने वाला हूं, उसका नाम है गेम ऑफ रिलेशनशिप्स। हम लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि हम लोग कभी भी रट्टा नहीं मारेंगे। हम लोग सीधा सीधा जो है ना, बेसिक हम लोग हमेशा बात करेंगे, कॉन्सेप्चुअल बात करेंगे। पहले जरा गेम ऑफ रिलेशनशिप समझ लें। भाई मैं कहता हूं लेट से हमारे पास आ, दो लड़कियां हैं, एक लाइबा और एक रामीन। ठीक है, ये दो स्टूडेंट्स जो हैं, ये दो बच्चियां जो हैं, ये बहुत अच्छी दोस्त हैं, बहुत बेस्ट फ्रेंड हैं एकदम। अगर लाइबा किसी जगह पर जाएगी तो रामीन भी उस जगह पर जाएगी, और अगर लाइबा किसी जगह पर नहीं जाएगी तो रामीन भी उस जगह पर नहीं जाएगी। अब क्योंकि बेटा बेस्ट फ्रेंड्स हैं, दोनों साथ काम करती हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो दो एरोज हैं, ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं? जल्दी से बताओ चैट में। ये जो दो एरोज हैं, ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं? सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। बेटा ये दोनों एरोज जो हैं किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जब भी आपके एरोज सेम डायरेक्शन में जाते हैं, इसका मतलब ये है कि दो कमोडिटीज में पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप चल रहा है। कभी भी जब एरो सेम डायरेक्शन में जाते हैं, इसका मतलब कि दो कमोडिटीज में पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप चल रहा है। और कभी भी जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इसका मतलब कि आपका कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। कैसे सर प्रूफ करें? बेटा ये लो, ये लाइबा आ गई, ये रामीन आ गई। अगर लाइबा बढ़ती है, लाइबा बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, तो रामीन को भी तो बढ़ना चाहिए। ये लो रामीन भी बढ़ गई। समझे? कभी भी एरो सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेशनशिप कैसा आएगा बेटा? पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं कहूं कि यहां पर जी हमारे पास लाइबा आ गई, ठीक है, और एक और बच्ची कौन है यहाँ पे, लाइबा आ गई एक, और मैं कहता हूँ ये हरूम फातिमा। हरूम है या हरीम है? हरीम है शायद, मेरे ख्याल में गलती से उन्होंने लिख दिया है। हरीम आ गई। ठीक है भाई, ये दोनों जानी दुश्मन है, ये नफरत करती हैं दोनों एक दूसरे से, ये दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। तो बेटा अगर लाइबा किसी जगह पर जाएगी तो क्या हरीम वहां पर जाएगी? नहीं जाएगी। और अगर हरीम किसी जगह पर जाएगी तो लाइबा उस जगह पर नहीं जाएगी। बेटे मुझे अब बताओ कि एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं कि ऑपोजिट? जल्दी, एरोज आपके सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। वेरी गुड, आपके एरोज जो हैं बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जब भी आपके एरोज ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, इसका मतलब है कि दो कमोडिटीज में नेगेटिव या फिर
इनवर्स रिलेशनशिप आ रहा होता है। और कभी भी दो कमोडिटीज में जब नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप आता है तो कर्व कैसा बनता है बेटा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। समझे बात को? डाउनवर्ड स्लोपिंग। हमने ये रट्टा मारना ही नहीं है कि सप्लाई कैसे जाता है, डिमांड कैसे जाती है, हमने वो बात ही नहीं करनी। हमने हमेशा किसके बेसिस पे बात करनी है? रिलेशनशिप के बेसिस पे। भाई रिलेशनशिप पॉजिटिव है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। रिलेशनशिप इनवर्स है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। उससे आगे हमने बात ही नहीं करनी। यहां तक कोई टेंशन? यहां तक कोई मसला बेटा? क्लियर है भाई? अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो बेटा बच्चे अक्सर गलती करते हैं अपने एग्जाम्स में। बेटा ये मेरे कर्व्स देखें, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व आपके सामने है, पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं। देखो, बच्चे गलती क्या करते हैं कि उसको ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करना। ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करना, इसके पीछे वजह होती है। आगे जाके क्लासेस में इंशाल्लाह बताऊंगा क्या वजह होती है। ओरिजिन से कभी भी अपवर्ड स्लोपिंग कर्व स्टार्ट नहीं होता जब तक मैं ना बोलूं। पहली बात। दूसरी बात, बेटा मेरा अपवर्ड स्लोपिंग कर्व अपने वाई एक्सिस को टच करके बन रहा है। आपने भी टच करके बनाना है। आपने भी टच करके बनाना है बेटे। दो बातें वापस से बता रहा हूं। अपवर्ड स्लोपिंग कर्व कभी भी ओरिजिन से नहीं बनेगा जब तक मैं ना बोलूं। दूसरी बात, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व वाई एक्सिस को टच करके बनेगा। अब इधर आ जाओ। दो बातें इसमें। बच्चा गलती क्या करता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व को ऐसे टच कर देगा। ये नहीं करना। बेटा मेरा खत्म हो गया ना इधर। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व मेरा यहां पे एंड हो गया ना। एक्स एक्सिस को टच नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व जो आपका होता है वो भी वाई एक्सिस को टच करके बनेगा। ये बातें याद रखनी है। सर क्यों आप ये कह रहे हो, आगे जाके बताऊंगा। तीन मेरे ख्याल में पांचवी छठी क्लास में बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि आगे जाके। समझे? तो ये याद रखना हमेशा। अब आ जाएं हम लोग अपने बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। मैं बेसिक आप लोगों को नॉलेज दे रहा हूँ। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, इंट्रोडक्शन हम लोग लेके चल रहे होंगे। अच्छा मैं आपको ये बता दूं बेटा, मैं बुक फॉलो नहीं करता। बुक ना फॉलो करने का मतलब कि मैं बुक का सीक्वेंस फॉलो नहीं करता, मेरा अपना सीक्वेंस है। क्योंकि अगर मैं बुक फॉलो करने जाऊंगा तो हम लोग फंस जाएंगे। उसमें एक चीज पहले पेज पे है तो उससे रिलेटेड अगली चीज 10वें पेज पे, 20वें पेज पे। तो वो चीजें लिंक करना मुश्किल हो जाता है। हम लोग अपने हिसाब से कंटेंट लेके चलेंगे। अब यहां पे आए बेटा, जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं इसका नाम है डिमांड। डिमांड क्या होता है? डिमांड इज द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर। डिमांड इज द विलिंगनेस स्लैश एबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर टू कंज्यूम a certain good और सर्विस। भाई बात सुनो। किसी भी चीज को खरीदने की ख्वाहिश, किसी भी चीज को खरीदने की चाहत अगर मैं करता हूं तो मैंने यहां पर क्या क्रिएट कर दिया बेटा? डिमांड क्रिएट कर दी। मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, मुझे ये मोबाइल खरीदना है। पैसा हो ना हो बात की बात है, मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, मुझे ये जहाज खरीदना है। खरीदना है ना? ख्वाहिश का इजहार कर दिया, विलिंगनेस कर दी है। क्या कर दी तुमने? डिमांड। सही है। अब वो एक बच्चा था जो साइंस बैकग्राउंड से आया था, का क्या नाम है उसका? अब्दुल 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 रहमान। अब्दुल रहमान, आप साइंस बैकग्राउंड से हो। छोड़ दो इकोनॉमिक्स, छोड़ दो कि तुम पहली बार पढ़े हो कि 1000 मरतबा पढ़ चुके हो। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे उसका जवाब देना। हम लोग सीखने वाले लॉ ऑफ डिमांड भाई। अब्दुल रहमान एक बात बताओ, ये पेंसिल है, ये पेंसिल है। मैं कहता हूं अब्दुल रहमान इस पेंसिल की प्राइस बढ़ गई, तो बेटा ये पेंसिल ज्यादा खरीदोगे कम खरीदोगे? अब्दुल रहमान पेंसिल की प्राइस बढ़ गई है, आप ज्यादा खरीदेंगे या कम खरीदेंगे पेंसिल? जी बाकी सब भी बताएं। अगर ये पेंसिल की प्राइस बढ़ जाती है तो क्या आप पेंसिल ज्यादा खरीदेंगे
क्या आप पेंसिल कम खरीदेंगे? आप पेंसिल कम खरीदोगे। सिंपल है ना भाई, इसमें कोई इकोनॉमिक्स तो नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। अगर चीज महंगी हो रही है तो लोग कम खरीदेंगे उसको। तो अगर पेंसिल की प्राइस बढ़ जाती है तो पेंसिल की क्वांटिटी डिमांड क्या होनी चाहिए? कम हो जानी चाहिए। और अगर पेंसिल सस्ती हो जाती है, पेंसिल की प्राइस कम हो जाती है, अब बताओ ज्यादा खरीदोगे कम खरीदोगे? ज्यादा खरीदेंगे। अगर पेंसिल की प्राइस कम हो जाती है आप ज्यादा खरीदेंगे, तो बेटा आपकी क्वांटिटी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ जाएगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इकोनॉमिक्स नहीं है, तो दुनिया का उसूल है। अब बेटा मुझे ये बताओ, आपके एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या ऑपोजिट? जल्दी से बता दो। क्या आपके एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं? एक्सीलेंट। आपके एरोस ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और कभी भी एरोस ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेशनशिप कैसा होता है? पॉजिटिव के नेगेटिव? जी, पॉजिटिव के नेगेटिव। नेगेटिव, एक्सीलेंट। और कभी भी दो कमोडिटीज में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है तो कर्व कैसा बनता है? अपवर्ड स्लोपिंग के डाउनवर्ड स्लोपिंग? डाउनवर्ड स्लोपिंग। जब आप रट्टे मारते हैं कि जी डिमांड ऊपर से नीचे आती है, सप्लाई नीचे से ऊपर जाती है, बेटा ये रट्टे फंसवा देंगे। रट्टे फंसवा देंगे, लॉजिक है ना भाई, रिलेशनशिप नेगेटिव है तो कर्व कैसा बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग, सिंपल। आओ जरा डिमांड कर्व बना लेते हैं, यहां पर आओ। बेटा वाई एक्सिस पे आ गई है प्राइस, एक्स एक्सिस पे आ गई है क्वांटिटी। रिलेशनशिप नेगेटिव है। लो भाई, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आ गया आपका। सही है। अब मेरी बात सुनो भाई, मैं कहता हूं कि शुरू में पेंसिल की ये प्राइस चल रही है, ठीक है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, आप ऑपरेट कर रहे हैं पॉइंट ए पे। अगर आपकी प्राइस कम हो जाती है, पी से P1 आ जाते हैं आप, अगर बेटा आपकी प्राइस कम हो जाती है पेंसिल की तो आप ज्यादा खरीदोगे, तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। आप आ गए क्यू से Q1, और बेटा आप पॉइंट ए से उठ के किधर आ चुके हो? पॉइंट बी पे। ठीक है ना, देखो प्राइस कम हो रही है, आपकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपकी प्राइस बढ़ गई, आप P2 पे आ गए, तो डिमांड क्या होनी चाहिए? कम हो जाएगी। ले भाई, आपकी डिमांड कम हो गई, आप Q से आ गए हैं Q2 पे। ठीक है। और आप बेटा पॉइंट ए से उठ के कहां चले गए हो? पॉइंट सी पे। कोई मसला? कोई मसला? यस नो, यस नो बेटा, जल्दी से जवाब दिया करें। वेरी गुड। ठीक है। अब बेटा मेरी बात सुनो, डायग्राम बना देना कोई अजूबा नहीं है, डायग्राम को एक्सप्लेन करना इज द मेन थिंग, कि एक्सप्लेन कैसे किया जाता है। तो बेटा मैं यहां पर आपके सामने कुछ चार पॉइंटर्स लिखूंगा जिसके बेसिस पे हमारी पूरी एक्सप्लेनेशन होगी। पहले मुझे ये बताओ, ये जो आपकी डिमांड कम ज्यादा हो रही है किस वजह से हो रही है? जी, किस वजह से आपकी डिमांड आगे पीछे हो रही है? प्राइस की वजह से। तो पहला पॉइंट आपके पास क्या आ गया? प्राइस फैक्टर। कि जी आपकी प्राइस कम ज्यादा हो रही है जिसकी वजह से आपकी डिमांड आगे पीछे हो रही है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बेटा मुझे ये बताओ, क्या मैं एक ही लाइन पे ऊपर नीचे मूवमेंट कर रहा हूं, ट्रेवल कर रहा हूं, या मैं अलग अलग लाइंस यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं? क्या मैं एक ही लाइन पे ऐसे ऊपर नीचे ट्रेवल कर रहा हूं, या मैं अलग अलग लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं? जी, एक ही लाइन पे कर रहा हूं ना, एक ही लाइन पे ऊपर नीचे कर रहा हूं। तो बेटा आपका दूसरा पॉइंट यहां पे क्या आ गया? आपका दूसरा पॉइंट आ गया है मूवमेंट अलोंग द कर्व। दूसरा पॉइंट बेटे क्या आ गया? मूवमेंट अलोंग द कर्व। अच्छा, अब एक मुझे बात बताओ, क्या प्राइस दुनिया का वाहिद फैक्टर है जिससे आपकी डिमांड पे अफेक्ट आता है?
क्या मैं अगर अमीर हो जाता हूँ, अगर मेरी इनकम बढ़ जाती है, तो क्या मेरी डिमांड नहीं बढ़ेगी? क्या मैं चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा? या ऐसा नहीं होगा कि मैं सर्दियों में कॉफ़ी पी रहा हूँ, गर्मियों में आइसक्रीम खाऊंगा? ऐसा भी तो होगा ना। किसी चीज़ का फैशन आया हुआ है, ट्रेंड आया हुआ है, तो लोग वो चीज़ खरीद रहे हैं। पॉपुलेशन बढ़ गई है तो लोग वो चीज़ ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो बेटा ये भी तो वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। लेकिन क्या मैंने कहीं भी किसी भी फैक्टर का जिक्र किया कि जी इनकम भी होती है, फैशन भी होता है, ट्रेंड भी होता है? क्या मैंने किसी भी फैक्टर का जिक्र किया? नो। यानी कि मैं यहां पर एक अजम्पशन लेके चल रहा हूं। वो अजम्पशन कहलाई जाती है सिट्रस पैरेबस। सिट्रस पैरेबस की डेफिनेशन देखो। कहता है जी, अपार्ट फ्रॉम वन वेरिएबल फैक्टर, apart from one variable factor, all other factors are constant। सर क्या मतलब है, समझ में नहीं आया? बेटे बात सुनो। अपार्ट फ्रॉम वन वेरिएबल फैक्टर, व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल वो चीज होती है जो चेंज होती रहती है। तो अपार्ट फ्रॉम वन वेरिएबल फैक्टर, दैट इज प्राइस। प्राइस चेंज हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है। अपार्ट फ्रॉम वन वेरिएबल फैक्टर दैट इज प्राइस, ऑल अदर फैक्टर्स, मानी के इनकम, फैशन, ट्रेंड, वेदर, पॉपुलेशन, कल्चर, एडवर्टाइजिंग, रिलेटेड गुड्स, ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। ऑल अदर फैक्टर्स को मैंने भाड़ में डाल दिया, मैं अभी उनके बारे में बात ही नहीं कर रहा। समझे? ये होती है सिट्रस पैरेबस। इसकी डेफिनेशन एमसीक्यूज में टेस्ट हो सकती है। तो अपार्ट फ्रॉम वन वेरिएबल फैक्टर दैट इज प्राइस, ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। लास्ट बात, बेटा जी एक बात याद रखना। जब भी प्राइस की वजह से आपकी डिमांड बढ़े या प्राइस की वजह से आपकी डिमांड कम हो, आप इंक्रीज या डिक्रीज का वर्ड इस्तेमाल नहीं करोगे। कभी भी प्राइस की वजह से आपकी डिमांड बढ़े या आपकी डिमांड कम हो, आप इंक्रीज या डिक्रीज का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर प्राइस कम होने से आपकी डिमांड बढ़ती है तो आप वर्ड यूज करेंगे एक्सटेंशन। और अगर प्राइस बढ़ने से आपकी डिमांड कम होती है तो आप वर्ड यूज करेंगे कॉन्ट्रैक्शन। कोई सवाल? कोई सवाल? एक मर्तबा इस पेज को पूरा देख लें। पूरा देख लें बेटा। अब आप लोग एक काम ये करें, मैं आप लोगों को एक एक करके पेज दिखा रहा हूँ सारे, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आप कॉपी कर लीजिएगा। अच्छा बेटा, जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशंस कंप्लीट नहीं करवाई है, मैंने नोवा एकेडमी का नंबर यहाँ पे डाल दिया है, आप उनसे रब्ता करें, अपनी रजिस्ट्रेशंस कंप्लीट करवाएं। जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा लेंगे, एडमिन आपको प्रोसेस भेजेगा कि आपने अपना पोर्टल कैसे बनाना है, आईडी कैसे बनानी है। जब आप वो अपना प्रोसेस पूरा कर लेंगे, आपकी आईडी बन जाएगी। सारे नोट्स, सारे जो भी मटेरियल है वो सब आपका उसी पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा, आपको वहीं पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। क्लास की रिकॉर्डिंग्स क्लास के फौरन बाद अपलोड कर दी जाएंगी। सर दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस ग्राफ। हाँ जी, क्लास की रिकॉर्डिंग क्लास के फौरन बाद अपलोड कर दी जाएगी। तो इन केस अगर किसी जेन्युइन रीजन की वजह से आप छुट्टी कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि दिल हुआ तो टुला मार लिया, कोई जेन्युइन रीजन है, आप ऑफ कर रहे हैं, क्लास नहीं ले पा रहे, तो आप रिकॉर्डिंग से फिर ताकि कवर अप कर सकते हैं। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दें भाई, फर्स्ट पेज से यहाँ से जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, और इंशाल्लाह मंडे को बिजनेस की ओरिएंटेशन क्लास है, मैं आप लोगों को उसका भी लिंक भेजूंगा, ज्वाइन कीजिएगा, ओरिएंटेशन लें। अगर आपने लेके देखें, फिर नोवा के एडमिन से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लें।
इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें भाई। और ये लास्ट पेज, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है भाई, टाइम टेबल आप लोगों को आई होप पता होगा। फ्राइडे सैटरडे हमारी क्लास है, सेम टाइम 7 to 8, हर फ्राइडे सैटरडे इंशाल्लाह हुआ करेगी। तो स्क्रीनशॉट ले लिया है, चले भाई, जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।